स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जैसे कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि क्लास 10वीं का जो है चैप्टर नंबर 14 से ऊर्जा के स्रोत से वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 से 5 वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन एक इकाई वर्ष पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। देखिए जीवाश्म ईंधन इसको कहते हैं जो एक करोड़ों वर्ष लगा है इस प्राकृतिक ईंधन के रूप में बनने में, ठीक है। यह लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और निम्न ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन इसी को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं कि आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु थे वो पृथ्वी के नीचे दब गया और वहाँ दबने के बाद उच्च दाब और निम्न ताप के कारण क्या हुआ कि वो धीरे धीरे ईंधन के रूप में बदल गया, जिसे हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्यों। तो हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान इसलिए दे रहे हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन के ऊपर हम लोग चल रहे हैं वो अनवीकरणीय, कब समाप्त हो जाएगा वो पता नहीं, फिर से बनने वाला नहीं है, बनने में बहुत लंबा समय लगता है ये। अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसे बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी के गर्भ में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है, ठीक है। ये सब सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका प्रयोग जिस धड़ल्ले से किया जा रहा है, अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये 50 वर्ष लगभग जाएगा और ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अतः हमें ऊर्जा के संकट से तो क्या फिर कैसे आगे चलाएगा, इसलिए ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान देना चाहिए और दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समतापीय मानते हैं और चयन कीजिए कि चयन के लिए तर्क भी दीजिए। मतलब कि आप दो ऊर्जा स्रोत का नाम बताइए जिसको आप समाप्त मानते हैं, ठीक है, और उसको काहे आप चयन कर रहे हैं वो भी कारण बताना है आपको। तो कोयला और पेट्रोलियम तो समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं के उदाहरण हैं। ये दोनों जीवाश्म ईंधन हैं जो करोड़ों वर्ष में बनने हैं, ठीक है। ये सब दोनों करोड़ों वर्ष में बनने में लग गया है तथा केवल सीमित भंडारण ही शेष बचा और इसका जो भंडारण है वो बहुत सीमित बचा हुआ है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बोले यह स्रोत है जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता। यदि इसी तरह इसका उपयोग करते रहेंगे तो इनके भंडारण शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम को समाप्य ऊर्जा के स्रोत हम मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है कि रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। रॉकेट इंजन में किसका प्रयोग, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो हाँ, हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है क्योंकि हाइड्रोजन के दहन से जल उत्पन्न होता है जबकि सीएनजी के दहन से मीथेन उत्पन्न मतलब कि बनता है, जिसे दहन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। जब हम लोग सीएनजी का प्रयोग करते हैं तो उसे मीथेन पाया जाता है और मीथेन की जब दहन कराया जाता है तो क्या होता है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो ग्रीन हाउस का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आंसर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। सौर कुकर के लिए माफ़ कीजिएगा, आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, आंसर को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, मतलब कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण अथवा समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होगा और काहे होगा।
क्यों होगा। ठीक है, देखिए सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण जो है, आप चैप्टर नंबर 10 पढ़े होंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें को एक जगह फोकसित करता है, एक पॉइंट पे फोकसित करता है। ठीक है, तो वही सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण जो है अवतल दर्पण है होता है, क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है। यह सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब एक ही जगह पे लगातार एक समय तक लाइट को आप मारते रहिएगा तो क्या होता है कि वहाँ पे गर्मी या ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण से सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का चयन हम लोग करेंगे। ठीक है, उपयुक्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये पांचों प्रश्न का आंसर आप लिख लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल